Okay, so guys, again, before we start, if you guys have any doubt related to last class, you may ask. अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क और असाइनमेंट्स दी थी, किया था आप सभी लोगों ने या नहीं किया है? पहले ही बता दो, अदरवाइज मैं इंडिविजुअली फिर नाम लिख के पूछता हूँ। अच्छा, क्या क्या दिया था, एक बार आप रिमाइंड करा दीजिए मुझे। Sir, 12 major ports in India. ओके, 12 मेजर पोर्ट्स थे, ठीक है। उसके अलावा सर कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में तो आई गेस मैंने भी बता दिया था। ओके, आफ्टर दिस Sir, Spurti or Aspire. ओके, सो बाकी सभी लोगों ने किया है या जस्ट अभी भी ऐसे डाइस ही चल रहा है? ओके, सो Done, sir. ओके ओके ओके, ठीक है, चलो, ऑल ऑफ यू सर स्फूर्ति किया। ओके ओके, ठीक है। सो एनी डाउट्स इन दीज पर्टिकुलर एस्पेक्ट, इसमें से अगर आपको कुछ पूछना हो? वेरी गुड, तो आप सारे लोग, आई गारंटी कि अगर आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा है तो काफी अच्छा आप करोगे, या तो टॉप में ही जाओगे या फिर बॉटम में भी नहीं दिखोगे, दो ही चांस है, मिडवे है ही नहीं कोई भी, या तो एकदम से टॉप या फिर बॉटम, डाउट नहीं है तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कोई मुझे ये बताइए कि नेशनल हमने कहाँ तक कवर किया था नेशनल शीट पे? एंड आई नो दैट कि लास्ट क्लास में स्कीम्स का कुछ बचा हुआ है, तो उसको भी देखेंगे। अभी पहले नेशनल पे फोकस करते हैं। सो नेशनल में लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था हमने? Sir, 37 तक. नहीं हुआ था? ओके, ठीक है, चलो देखते हैं नेशनल को। ज्ञान सर के लिए कुछ नहीं, फर्स्ट ओवर ब्रांड लोगों को ये करा दिया था, ओटी भी हो गया था, ये जीआई टैग तक हो गया था। ये बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस तक कराया था, नहीं कराया था? Sir, last आपने स्कीम वाला कराया था शायद, स्वामित्व स्कीम. मैडम हाँ, लास्ट लास्ट 2 क्लासेस में हमने स्कीम कवर करी है, उससे पहले के बारे में सर 38 तक किया है सर। ज्ञान सर्कल वेंचर्स इनॉग्रेटेड टेक्नोलॉजी, आई थिंक यहीं पे है ना, इसी आई थिंक। हाँ सर, उससे पहले नेशनल ठीक स्कीम, है। नेशनल में है स्कीम. तो 38 तक किया है, आई थिंक 38 होना चाहिए सर। Yes, देखिए sir. एक बार। ओके, 40, ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, कैबिनेट हैव अप्रूव को लेके कुछ मार्केटिंग रिफॉर्म है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, बस आपको कैबिनेट के बारे में जानना है। देखिए हमारे देश में नॉर्मली आप देखते हो कि पीएम है एंड फिर एक टर्म आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने मिनिस्टर होते हैं अप्रोक्स, सबसे पहले अगर आपने मिनिस्टर देखा ही हो तो मैक्सिमम कितने मिनिस्टर्स बन सकते हैं, तो इसको लेके पार्लियामेंट में एक लॉ है, और वो लॉ ये बोलता है कि एट मैक्स द नंबर ऑफ मिनिस्टर इज 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और सेंट्रल गवर्नमेंट में
लोकसभा से ही सरकार बनती है, तो जो हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसके 15% आपके मिनिस्टर बन सकते हैं। नाउ व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? 543, तो 543 का 15%, एट मैक्स यू कैन से अराउंड 80 आप मिनिस्टर बना सकते हो, उससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं बना सकते। तो हमारे जितने भी मिनिस्टर होते हैं उसमें जो सबसे सीनियर एंड मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पावरफुल ये होते हैं। इनके अगर आप मतलब उसके बाद सेकंड हायरार्की पे देखेंगे तो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स होते हैं, एंड देन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का मतलब वो राज्य सरकार के नहीं होते हैं, बेसिकली दे डील्स विद व्हाट आई कैन से स्टेट से डील करते हैं, या यू कैन से ये काइंड ऑफ डेप्यूटी होते हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी हैव फाइनेंस मिनिस्टर एंड देन फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये एक आपके फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो ये मेन जो मिनिस्टर होता है उसे सपोर्ट करते हैं। तो मेन जो भी आपके डिसीजन लिए जाते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं, और उस कैबिनेट मीटिंग में आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं दे पार्टिसिपेट एंड दीज आर द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स। नाउ अगेन ये जो वर्ड कैबिनेट है इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। द टर्म कैबिनेट वाज एडेड बाय the term cabinet was added by 44th Constitution Amendment Act 1978. So originally the word cabinet was not mentioned in constitution. This term was later added by a Constitution Amendment Act, 44th Constitution Amendment Act. What was the reform? This is not, very relevant for your exam point of view. So I hope that's enough in this particular point. Okay, now again ये कोई प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिला है। अब सी अगर आप देखते हैं हर साल 15, 20, 30 नए प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलते हैं, तो सारे तो आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट अगर कोई है तो वो थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए देख लेना। Now what is GI tag? Already हम डिस्कस कर चुके हैं GI tag के बारे में लास्ट स्लाइड्स में, so I will not repeat this again. Then again, campaign to provide portable piped water. अब अगर आप रूरल एरिया में देखते हैं, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी, नीति आयोग ने, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाय 2030 almost 66% population in India do not have good quality drinking water, or what I say safe drinking water. 66% population के पास safe drinking water नहीं होगा। Now what kind of growth we are having जहां पे हम अपनी 2/3 population को safe drinking water नहीं दे सकते। So government ने एक मिशन लॉन्च किया था, जल जीवन मिशन by Modi government, and the target of this particular mission is to provide, so this is a scheme, Jal Jeevan Mission JJM, to provide piped drinking water to every rural household. यहाँ पे इस टर्म को याद रखना, it's not about urban cities, it's not about cities like Delhi or any other metropolitan or tier 2 cities. They are talking about in this particular scheme rural area. So they have set a target of providing piped drinking water to every rural household by 2020. So this is the target of this particular scheme. So you just have to memorize that Jal Jeevan Mission, and the target of this is to provide piped drinking water to every rural household by rural, यहाँ पे आपको याद रखना है, by 2024. So ठीक है, अच्छी स्कीम है, and chances हैं, see before 2019, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 2014 तक only 40% Indian household have access to a toilet.
नाउ वी कैन प्राउडली से प्राउडली हम ये बोल सकते हैं कि इन 2019 एटलीस्ट गवर्नमेंट इज क्लेमिंग दैट वी हैव 100% पेनिट्रेशन ऑफ टॉयलेट्स इन एवरी हाउसहोल्ड. यस, देयर आर सर्टेन चैलेंजेस की लोग यूज कर रहे हैं नहीं, वो थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज है, टाइम लगता है, बट एटलीस्ट कंस्ट्रक्ट तो कर दी है. फिर इलेक्ट्रिसिटी भी ऑलमोस्ट सभी विलेज तक पहुंच गई है, पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा रहे हैं. सो यस, सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट कुछ कर रही है. बेसिक जो लाइफ सपोर्टिंग जो आपको नेसेसिटीज है उनको प्रोवाइड कराने की डायरेक्शन में, तो जो भी बेसिक स्कीम है एक बार उनको देखना है. ठीक है, तो उसी में ये एक स्कीम है आपका जल जीवन मिशन. ओके, नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस वर्डिक्ट. वर्डिक्ट जानने में तो हमसे कुछ नहीं होगा. वर्डिक्ट क्या है कि इट इज नॉट आवर बिजनेस as far as our exam is concerned, but we have to understand what is article 143. already इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. under article 143 there is a power which rests with president, and under this particular article it provide power to president to ask for advice from Supreme Court. तो आर्टिकल 143 यूज करके प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस के लिए पूछ सकता है किसी भी मैटर पे. डेफिनेटली ये टेक्निकल है थोड़ा सा. व्हाट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट हैव, इट इज नेसेसरी कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे या ना दे. तो बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस है. आपके लिए बस इतना याद रखना, 143 इज रिलेटेड टू एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. सर अपने नेक्स्ट, ई मार्केट प्लेस. प्लीज बताइए. प्रेसिडेंट टू आस्क आगे की. सी मैडम, वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है, मुझे थोड़ा आप लाउडली बोलिए या टेक्स्ट कर दीजिए. प्रेसिडेंट टू आस्क फॉर एडवाइस है सर. वो पूछ रही थी सर ये क्या लिखा है उसके बाद सर. ओके, सी इसमें 143 में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा और प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से. तो प्रेसिडेंट की भी पावर है, सुप्रीम कोर्ट की भी पावर है. सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है, प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है. सो डेफिनेटली ये ऐसा होता है कि इन इंडियन पॉलिटिकल सेटअप प्रेसिडेंट इज जस्ट दी व्हाट आई से कि जो गवर्नमेंट चाहती है वही प्रेसिडेंट बोलते हैं. सो प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रेसिडेंट एडवाइस नहीं मांग रहा है, गवर्नमेंट एडवाइस मांग रही है. कई बार ऐसा होता है कुछ पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं जहाँ पे कोई भी एक स्टैंड लेना डिफिकल्ट होता है, तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल देते हैं. राइट जो अभी हो रहा है फार्म्स बिल पे कि वो स्टे करने हैं या नहीं, तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल रही है. अभी आप देखिए फार्मर 26 को प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो भी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल रही है. हालांकि दे आर नॉट इन दिस फार्म लॉ, they are not using the power of article 143, but they may ask, they can use this particular power. तो politicians यहाँ पे थोड़ा politically dicey issue होता है. They would like to have the advice of Supreme Court, and if the advice of Supreme Court suits their mandate, they will say कि हाँ ठीक है follow करेंगे, otherwise they don't follow the advice of Supreme Court. Clear है? Yes sir. Yes. यस सर. सो नेक्स्ट है ई मार्केट प्लेस फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट लॉन्च. तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं, देखिए ट्राइबल लोग ऑलरेडी सस्टेनेबल वे में रहते ही है और बड़ा इको फ्रेंडली वे है. बिल्कुल नेचर से तो वो कुछ लेते ही नहीं है, नेचर को तो डैमेज करते ही नहीं है. तो वहां पे उनकी लाइवलीहुड को हम कैसे सस्टेन करें, तो वो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटली ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट करके उसको बेचे. तो काइंड ऑफ फ्लिपकार्ट ये काइंड ऑफ या Amazon हमने ट्राइबल के लिए बनाया है. किसी मिनिस्ट्री ने बनाया होगा, वो उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. ई मार्केट प्लेस है, एक वेब पोर्टल है, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ ट्राइब से रिलेटेड देख लेना, कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स अबाउट ट्राइब्स इन इंडिया. So we have scheduled tribes is defined in Article 343 of Indian Constitution, and there are certain schedules with deal with scheduled tribe. See, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट शेड्यूल्स में डिवाइडेड है.
ये ज्यादा तो शेड्यूल नहीं, लेकिन 5-6 शेड्यूल आप याद कर लेना। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन पॉलिसी, कौन रूल बनाएगा इस पे? सेंटर। कहां पे मेंशन है? शेड्यूल 7 में। सो द एंटायर distribution of power structure of the center and state government is mentioned in schedule 7. then schedule 8 के बारे में आप सभी को पता है, languages हैं। in the same way schedule 5 और 6 deals with tribe and यहाँ पे है आपका शेड्यूल 9 तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट तुम फिर डाउट पूछोगे इसलिए नहीं बताऊंगा। शेड्यूल 10 इज एंटी डिफेक्शन लॉ। कैन समवन टेल मी व्हाट इज एंटी डिफेक्शन? व्हाट इज एंटी डिफेक्शन? के बाद पार्टी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पार्टी चेंज कर सकते हो, बट अगर आपने पार्टी चेंज करी देन यू हैव टू फेस सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस, एंड कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यस सर, रिजाइन। यस सर। सो दिस, सी, एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस, व्हाट डू यू से? इट वाज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, बाद में ऐड किया होगा? सब बाद में ऐड किया है। बाद में ऐड किया होगा। यस, बाद में ऐड किया था। तो ये ऐड किया था एक इंसान सर, वो एक इंसान कोई था ना सर, एक ही उसमें कितना बार उसने यहाँ से वहां जंप कर किया था। आई फॉरगॉट द एग्जांपल सर। पता है मुझे कौन है वो? उनका नाम है आया राम है या गया राम है? आया राम गया राम, दैट्स फेमसली वो बोलने ही। 12th की पॉल साइंस की बुक हाँ सर, इस पे फेमस कार्टून भी था हमारे पॉल साइंस बुक्स में। अमूल वालों ने कार्टून भी बनाया था इसमें। जब वो एंटर हुए इसमें तो आया राम था, और उस कार्टून में फिर जब उन्होंने लेफ्ट किया कोई वो, तो फिर गया राम का। गया राम फेमसली स्लोगन बन गया, तो आया राम गया राम बन गया था। बिहार के एमएलए थे, और उन्होंने पाई के बार आज इसमें जा रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, तो आया राम गया राम फिनोमिना फिर बन गया। बट पता क्या है, सी, जो बैकग्राउंड था ना, अब यही है। यहाँ पे ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस के कितने स्टूडेंट हैं? पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से क्वेश्चन है कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ था, ये आपका आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1985 में आया था, 89 में आया था, उस टाइम पे ही आया था। 85 में आया था ये। 85 में आया था सर। ओके। नाउ जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट है, क्यों लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में ही? क्योंकि एमएलएस तो पहले से भी डिफेक्ट कर रहे थे। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। उनके लिए स्पेशली क्वेश्चन है। और सर It was because of the instability in the political system. Yes. That is why. हाँ सर, बिकॉज ऑफ ऑल द, मतलब एक टाइम पे ये बढ़ गया था, मतलब ऑफिसर्स का और वो पार्टी So पे। basically coalition governments जब फॉर्म होने लगी थी बहुत ज्यादा, तब बहुत ज्यादा instability आ गई थी, एंड तब बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे थे। सर एक हाँ। टाइम पे काफी बड़ा था। नहीं, आर्ग्यूमेंट रॉन्ग है। एक टर्म अभी तक आया है, और वो टर्म है इंस्टेबिलिटी, वो आंसर के अराउंड है। कोलिशन पॉलिटिक्स नहीं है। कोलिशन पॉलिटिक्स वाज नॉट द आर्गुमेंट की आया था। और बताइए, 10-20 सेकंड का टाइम और है। लाइक पार्टीज मेंबरशिप देने की वजह से, गिविंग अवे फॉर पार्टी मेंबरशिप। सॉरी प्लीज बताइए, मैं समझा नहीं। If an legislature gives away his party's membership. अरे नहीं बाबा, वो तो मैं बेसिक कॉन्टेक्स्ट ये था ही नहीं। एमएलए डिफेक्ट तो पहले से कर रहे थे। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि ऐसा क्या हुआ पर्टिकुलर मूवमेंट की 1985 में ही आप इसको लेके आए। Sure. तो बाकी जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई और, अब तो बच्चे ये भी नहीं बताएंगे कि कौन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, तो प्लीज बताइए कोई हो तो।
See the kind of education system we have in this country. सर Now, मैंने कहीं पढ़ा था कि इसलिए भी था basic क्योंकि context इधर, हाँ, पॉलिसीज बताइए। बनती थी, सपोर्ट नहीं आ पाता था पूरा, तो पॉलिसीज फॉर्म ही नहीं हो पाती थी क्योंकि मिनिस्टर्स स्विच कर जाते थे अपने सपोर्ट को जब लॉ पास करने नहीं समझे आप, अभी भी बात को नहीं। नो 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 नो, सी बेसिक कॉन्टेक्स्ट इसका कुछ नहीं था। बेसिक कॉन्टेक्स्ट ये था कि 1984 में यस देयर, ये सारी बातें ठीक है, कहने के लिए सारी बातें हैं। मेन जो फंडामेंटल थीम था वो ये था कि इन 1984 इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद पार्टी की सारी लीडरशिप मिल गई राजीव गांधी को। नाउ हुआ क्या, उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, आई गेस 1984 में इलेक्शन हुआ था या 5 में इलेक्शन हुआ होगा, तो लास्ट टाइम हमारे देश में तब उनको 300 प्लस सीट मिली थी, 350 के आसपास मिली थी। तो हमारे देश में जो फुल बहुमत की सरकार थी, फुल मैंडेट वाली गवर्नमेंट थी, या तो 2014 में मोदी जी थे, और उससे पहले 1984 में आपके वो थे राजीव गांधी। तो हुआ क्या, राजीव गांधी नए थे पॉलिटिक्स में, कुछ पता नहीं था, बहुत सारे लोग इस बात से भी सहमत नहीं थे, एग्री नहीं थे कि आपने एक व्यक्ति जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, सिर्फ उसकी डायनेस्टी के बेसिस पे उसको लीडरशिप दे दी। एंड कैन यू इमेजिन, अभी प्रणब मुखर्जी ने भी बोला है, प्रणब मुखर्जी ने अपनी बुक में बोला था, जो उनकी 3 वॉल्यूम आई थी, कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद आई वाज द डिजर्विंग कैंडिडेट, इसको पीएम बनना चाहिए था। तो उस टाइम पे भी इतने टॉल लीडर थे। तो कांग्रेस ने क्या काम करा, बेसिकली जो ही फैमिली के जो लॉयल है, कि अब हमारे उनकी लीडरशिप को लेकर क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठ रहे थे। तो ऐसा ना हो कि बहुत सारे एमपी डिफेक्ट होके कोई दूसरी पार्टी फॉर्म कर ले या कुछ कर ले और राजीव गांधी की लीडरशिप चली जाए, तो तब ये प्रोविजन आया था। मेन फंडामेंटल था वो ये था कि उसी टाइम पे क्या है। ये आर्ग्यूमेंट किसी ने सुनी है, नहीं सुनी है? सब प्रणब मुखर्जी की आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था ये कि उस टाइम उनको लेके आना था, बट राजीव गांधी को ले आए थे। हाँ, तो अब राजीव गांधी के एमपी डिफेक्ट ना कर जाएं, दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर लॉ। ओके, ठीक है, चलो आते हैं वापस, ये तो सारी लंबी लंबी बातें बात में करेंगे। सो वी हैव डिफरेंट शेड्यूल्स, मैंने बता दिए, 10 ND है और 11 शेड्यूल है आपका। शेड्यूल 11 talks about पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एंड शेड्यूल 12, ये पॉलिटिकल स्टैटिक बता रहा हूँ, शेड्यूल 12 टॉक अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, सो ये हो गया खत्म हमारा। ओके, सो देन वी हैव पीस एक्ट के बारे में सुना है आपने, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। नो सर। वेरी गुड। सी, जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए पंचायती राज तो विलेज वालों के लिए है। हमने यहाँ पे जो पंचायती राज का एक्ट था, उसको ऐसे का मतलब है शेड्यूल एरिया, उसको शेड्यूल एरिया में लागू कर दिया। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया कुछ नहीं होता है, ये ट्राइबल वालों का होता है, जहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, बट उसमें अभी नहीं पड़ेंगे। नाउ आपने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में सुना है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, यस सर। हमने क्या किया है, बहुत सारे ट्राइबल ऐसे लोग हैं, उनकी अपनी कस्टम और ट्रेडिशन है, अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, अपना सोशियोलॉजिकल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। तो वहां पे हम बोलते हैं कि कोर्ट में जाओ, तलाक होगा, ये होगा, तो मतलब बहुत सारे जो हमारे रूल है उन पे लागू नहीं होते। तो उन लोगों को हमने ऑटोनॉमी दे रखी है। तो ऑटोनॉमी देने के लिए वो कैसे रेगुलेट होते हैं, तो वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाती है, और वो काउंसिल वहां पे सारे काम करती है। इवन कई केस में हाई कोर्ट का भी वहां पे जजमेंट नहीं चलती है, और उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कौन लोग होते हैं, उन ट्राइबल लोगों में से ही लोग अपॉइंट होते हैं। यस सर। अगेन दैट्स द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी, कभी और बताऊंगा, बट ध्यान रखना कि ये ट्राइबल लोगों से रिलेटेड है। देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में आपने सुना होगा, सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंज है,
और ये है फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसमें भी हमने शेड्यूल जो ट्राइबल लोग हैं उनको हमने राइट दे दिया है। किस पे राइट दे दिया है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, एमएफपी पे राइट दे दिया। व्हाट इज एमएफपी? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, फॉर एग्जांपल पिछले इस साल ही हिंदू में पढ़ रहा था कि केरला के कुछ ट्राइबल लोग जाते हैं फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट से हनी कलेक्ट करते हैं। तो हनी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ट्राइबल लोग कलेक्ट कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, तो ये उनका राइट है, वो ले सकते हैं। देन ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये इनके बारे में ही, इन ट्राइबल लोगों के बारे में एक मार्केटिंग, उनके जो प्रोडक्ट है उनके लिए काम करती है। सो यहाँ पे मैंने ट्राइबल से रिलेटेड कुछ आपको 4-5 कॉन्सेप्ट बताए, आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल, शेड्यूल 5-6, पीसा एक्ट, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, फॉरेस्ट राइट एक्ट है जो उनको एमएफपी देता है, एमएफपी राइट देता है, ट्राइफेड हो गया। तो ये 5-6 पॉइंट है। क्लियर है? कोई इनसे डाउट? तो एक बार एमएफपी का फुल फॉर्म बता देना। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू सर। ठीक है ना? जो ट्राइबल लोग हैं फॉरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट पे उनका राइट होता है। ठीक है? कल को ऐसा नहीं है कि आप और मैं जंगल चले जाएं, वहां से शहद कलेक्ट करके लेके आ जाएं, लेकिन ट्राइबल लोग ला सकते हैं। ये 45 पे कुछ एमसीक्यू नहीं बनेगा, नॉर्मल है। नशा मुक्त भारत अभियान, अल्कोहल किस में आता है? अल्कोहल किसका मैटर है? कौन सी गवर्नमेंट का है? सर स्टेट का। स्टेट ये सबको पता है, स्टेट गवर्नमेंट का मैंडेट है। ओके, सो अल्कोहल को बैन हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए पूरे देश से? पूरे देश में बैन कर देना, लाइक गुजरात, लाइक बिहार, पूरे देश में होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। लाइक रिस्ट्रिक्शन, कंजप्शन पे लिमिट। हाँ सर, हाँ, एग्जैक्ट। कंजम्पशन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पे होना चाहिए। सर बट उसको एनफोर्स करना डिफिकल्ट है ना, वो नहीं कर पाओगे एनफोर्स। नहीं सर। यस सर। अरे कुछ नहीं है ये, फिर ये जस्ट व्हाट आई विल से कि चलो छोड़ो ये, अब बाद में डिस्कस करेंगे इसको, ये डिस्कशन वाला ही है। मुझे भी बहुत अपने आप को लिमिट करके रखना पड़ता है, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट अगेन आपका एग्जाम है। इंडियन पोस्ट लॉन्च 5-स्टार विलेज स्कीम। कुछ नहीं कर रहा है इसमें, दे आर ट्राइंग टू कवर 100% रूरल कवरेज, कि सभी लोगों को हम पोस्टल सर्विसेज दे सके। यानी कि आज भी पूरी जो रीच है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट डेफिनेटली इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। सी, आप में से कितने बच्चों ने रिसेंटली कोई पोस्ट यूज किया है? तार भेजा है किसी को? लेटर भेजा है? लेटर? नो सर। लव लेटर, हेट लेटर, एनी काइंड ऑफ लेटर? नहीं सर। ईमेल का टाइम आ गया है। ओके, सो आपको लगता है कि अब स्पीड पोस्ट भी पूछ रहे हो आप? सॉरी, स्पीड पोस्ट भी पूछ रहे थे आप या बस वैसे ही? स्पीड पोस्ट इज तो डिफरेंट। अलग हो गया वो सर वैसे। स्पीड पोस्ट भी है, बट स्पीड पोस्ट मेनली रूरल अर्बन एरियाज में कन्फाइंड है। कुछ भी मैं नॉर्मल पोस्ट पूछ रहा हूँ, वो जो डाकिया आता था, डाकिया। अच्छा, वो सर जो रेड उसमें, नहीं सर वो। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो इंडियन पोस्ट है इसकी लगभग 1.5 लाख के करीब 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है। व्हाट डू यू थिंक कि आज भी यहाँ पे लोग पोस्ट यूज करते हैं, अब तो बिल्कुल कम हो गया होगा? सर रूरल एरियाज में तो अभी भी करते हैं सर। रूरल एरियाज में अभी भी करते हैं? आई थिंक सो सर। ऑलमोस्ट ये गायब हो गया है, ऑलमोस्ट गायब हो गया है। बहुत कम इनके पास बिजनेस बचा है, कुछ नहीं बचा है। दैट्स व्हाई हमने इंडियन पोस्ट को पेमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया है। अब वो जो हमारा इंडियन पोस्ट है वो पेमेंट बैंक भी, आरबीआई ने इसको लाइसेंस दे दिया है, आई गेस 2016 में। यस सर। ठीक है ना? ऑलमोस्ट ना के बराबर बचा है सर। ये फाइनेंशियली वाइबल तो छोड़ो, अब कोई नहीं करता है, सीधा व्हाट्सएप कर देते हैं, कॉल पे बात हो जाती है। तो पहले जो आर्मी वाले लोग फौजी पत्र भेजते थे, अब वो सारा खत्म हो गया है। ये नहीं कह रहा कि एक भी पत्र नहीं आता होगा, बट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इनका। आज से 20 साल पहले जो बिजनेस था उसका 5% भी नहीं बचा है। तो आप कैसे इतने सारे मैन पावर को सस्टेन करेंगे? तो याद रखना है, इंडियन पोस्ट एक पेमेंट बैंक बन गया है।
अच्छा, यहाँ पे एक बार देख लेना, हमारे देश में जितने भी बैंक होते हैं, एक तो होते हैं यूनिवर्सल बैंक, नॉर्मल एसबीआई, आईसीआईसीआई। उसके बाद एक होते हैं स्मॉल बैंक, स्मॉल बैंक मत पढ़ना, नहीं पढ़ा रहा मैं। एक होता है पेमेंट बैंक। तो ये जो पेमेंट बैंक होते हैं, फॉर एग्जांपल पेमेंट बैंक का आपको लाइसेंस मिला हुआ है, पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला हुआ है, पेटीएम को मिला हुआ है, पेटीएम को मिला हुआ है, पेटीएम, अच्छा मैंने पेटीएम, ठीक है, पेटीएम को मिला हुआ है, और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें मिला हुआ है। बस मैं एक दो पॉइंट बता रहा हूं, हाउ अ पेमेंट बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सल बैंक। सो पेमेंट बैंक आपको क्रेडिट नहीं देता है, नो क्रेडिट, ये लोन नहीं दे सकता आपको, नो क्रेडिट पहला, और दूसरा है इसमें डिपॉजिट पे लिमिट है, डिपॉजिट पे लिमिट है। लास्ट ईयर तक भी वो 1 लाख थी, अब रिसेंटली चेंज हो गया, हुआ नहीं है, बट मे बी। तो डिपॉजिट पे लिमिट है, कितने पैसे आप डिपॉजिट कर सकते हो, बस आपको इतना याद रखना है। तो ये यूनिवर्सल बैंक्स के साथ आप डिफरेंस बता रहे हो पेमेंट बैंक का? ठीक है। यूनिवर्सल बैंक के साथ, यूनिवर्सल बैंक लाइक एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड पेमेंट बैंक डू नॉट प्रोवाइड अदर बैंकिंग सर्विस, अदर बैंकिंग सर्विस लाइक चेकबुक और चेकबुक डीडी, ये आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ये अदर बैंकिंग सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कराते। ओके, AIM लॉन्च अतल, ये आत्मनिर्भर भारत है क्या है ये, इसको छोड़ो, ये पहले मैंने काट दिया था। MHA ये भी नहीं है, FCRA रेगुलेशन ऑन गोल्डन टेम्पल नहीं है, ये काट दे रहा है, इन पे कुछ मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ बनने के चांसेस बहुत कम है। सो PM गरीब कल्याण इंश्योरेंस योजना के बारे में आप सभी लोगों ने सुना है। PM गरीब कल्याण पैकेज, ये इंश्योरेंस है, किसका कराया जाएगा, हेल्थ वर्कर का। तो इसमें कुछ नहीं करा है सरकार ने, टाइम एक्सटेंड कर दिया है। पहले तो ये था कि ये नहीं पता था ना कब तक ये पैंडेमिक खत्म होगी, तो 2-3 बार इसका टाइम एक्सटेंड किया गया, 2021 मार्च तक ये चलेगी। कुछ नहीं, आपको इतना याद रखना है, PM गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस। तो इसमें किसका इंश्योरेंस हो रहा है, हेल्थ वर्कर का, जो हमारे फर्स्ट लाइन वर्कर्स है उनका हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं। टाइम एक्सटेंड हो गया, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि टाइम आपने एक्सटेंड कर दिया है, वो तो ठीक है। सर ये रूरल एरियाज के लिए? सर कहाँ फंस गए, हेल्थ वर्कर कहीं पे भी हो, ये अच्छा। ड्यूरिंग कोविड इनिशिएटिव है, ड्यूरिंग कोविड, ओके। ठीक है। यस सर। फास्ट तो नहीं जा रहा मैं, नहीं सर, स्लो जा रहा हूँ। सर ठीक जा रहे हैं। सब बैलेंस्ड जा रहे हो आप। ओके ओके, थैंक यू। इंडिया लार्जेस्ट पिगरी मिशन लॉन्च इन कहाँ पे है, मेघालय में लॉन्च किया गया है। और डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, पॉर्क, जो पिग का मीट होता है उसे पॉर्क बोलते हैं। तो मेघालय में हम थोड़ा इंपोर्ट अच्छा खासा कर रहे थे, लगभग 200-300 करोड़ का। तो यहाँ पे हम इस मिशन के अंडर में पोर्क फार्मिंग हम डेवलप कर रहे हैं मेघालय में। ओके, मेघालय के बारे में एक बार देख लेना, जियोग्राफिकल मेघालय के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये बन गया इंडिया, सर टू रिड्यूस इम्पोर्ट ऑफ पोर्क लिखा है। जी मैम। ओके, थैंक यू। और वो हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, जब हम खुद से करेंगे। हाँ चलो, ये देखो इतना तो बन गया। सो वेयर इज मेघालय, देखो ये आपका यहाँ पे मेघालय, यस सर।
ठीक है। मेघालय में मैं आपको एक जियोग्राफिकल फैक्ट बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सब कुछ ड्रॉ किया है। मेघालय में ये 3 माउंटेन हिल है और इन 3 माउंटेन हिल पे 3 ट्राइब्स रहती हैं और उनके नाम से उन माउंटेन्स का नाम दिया गया है। गारो खासी जनते। वाह 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 वाह, तो ये पहले मैंने पढ़ा रखा है अभी नहीं सुना है? सर, सर एक बार बताया था ज्योग्राफी की क्लास में आपने पढ़ाया है। ये याद रखना बस। और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक वो भी है, रूट ब्रिज। हाँ ठीक है ठीक है। और सर अभी मौसिन राम हो गया है ना, सॉरी वो वेटेस्ट प्लेस बोल रहे हैं। यस हाँ वेटेस्ट प्लेस। जी 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 हाँ। चिरापुंजी भी मेघालय में ही है। या यस सर, जहाँ सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। नहीं, मौसिन अब राम नहीं है। होती, अब मौसिन राम में होती। अच्छा, चेरापूंजी से आगे जाके मौसिन राम है। यू हैव टू क्रॉस चेरापूंजी। ठीक है। सो स्वच्छता सर्वेक्षण किया है 2020 ने, तो किस मिनिस्ट्री ने किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो ये तो मतलब ऐसे ही मैं लिखता हूँ, ये तो आप समझ जाओगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने किया है, तो मिनिस्ट्री पता चल गई। उसमें जो रिजल्ट आया, पहली जो सिटी है इंदौर है और लगभग 4th टाइम पे ये चौथा जो हमारा सर्वेक्षण का रिजल्ट है, 4th टाइम में इसने टॉप किया है। दूसरे पे सूरत है, तीसरे पे नवी मुंबई है एंड वाराणसी बेस्ट गंगा टाउन सिटी है। गंगा के टाउन पे जो भी सिटी है उनमें से आपकी बेस्ट है वाराणसी। तो बस इतना आपको याद रखना। इंदौर 1 पे आई है स्वच्छता सर्वेक्षण इसमें। अगेन पूरा इकोसिस्टम समझाऊंगा तो बताऊंगा। हमने स्वच्छता मिशन तो लॉन्च कर दिया, लेकिन हम कैसे लोगों को मोटिवेट करें कि वो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करें, लोग फॉलो भी करें और अथॉरिटीज के ऊपर भी प्रेशर आए। निखिल अभी क्लास में हूँ और 10 बजे फ्री होऊंगा, देन आई विल कॉल यू। ठीक है? अभी क्लास में हूँ, मतलब बीच में मैं तुझे देता हूँ। हाँ तो कहाँ पे था? तो ये बस इतना आपको याद रखना है। मतलब जब बाद में डिस्कशन वाली क्लास है तब मैं बताऊंगा होल इसकी आइडियोलॉजी क्या है। सर मिनिस्ट्री ऑफ क्या लिखा आपने वहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स है क्या? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाउसिंग एंड अर्बन। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना। मेनली ये एक इकोसिस्टम डेवलप करना था और हमें ये तो पता चले कि स्वच्छ भारत मिशन हम लॉन्च तो कर रहे हैं, लेकिन किस सिटी में अच्छा काम हो रहा है, कौन सी सिटी पीछे है तो उनके क्या कारण है। तो इसमें बहुत सारी चीजें थी कि पब्लिक टॉयलेट क्लीन होगा तो इतने नंबर मिलेंगे। बहुत अच्छा काम था ये और अच्छा खासा इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। बट अगेन अल्टीमेटली एक इंस्टीट्यूशन इतना ही अच्छा हो सकता है जितना उसको फॉलो करने वाले लोग होते हैं, और इंडिया में तो अगेन लोगों की हाइजीन जो है वो इतने अच्छे नहीं है। सो अल्टीमेटली बहुत कुछ नहीं होता है, कुछ दिन के बाद सब ऐसे ही हो जाता है। सो नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी टू कंडक्ट सीईटी। सीईटी क्या है? सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है ना, आने वाले टाइम में आप जो बहुत सारे एग्जाम सुनते हो, एनटीपीसी का हो रहा है, एसएससी का हो रहा है, रेलवे का हो रहा है, 1000 तरीके की 1000 अथॉरिटी अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करती है। तो अल्टीमेटली एक रिफॉर्म है गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट को लेके। अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि प्रोटेस्ट होगा। कल को गवर्नमेंट भी से कि रेलवे और सबका एग्जाम मर्ज करके एक ही बना दिया है, तो डेफिनेटली वेट अभी है। इसको लेके ये एक गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट को लेके ये एक जस्ट रिफॉर्म है और गवर्नमेंट ने क्रिएट करा है एक नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी और उसने एक एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो सीईटी, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो अभी तो बहुत सारी सर्विसेज को इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में जितने भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हो सब खत्म हो जाएंगे, एक सीईटी रहेगा। उसके बाद आपकी एक एलिजिबिलिटी आएगी और उस एलिजिबिलिटी रैंक के बेस पे
आप डिफरेंट कोई अगर मिनिस्ट्री को लेना है तो वो इसको कंसीडर करेगी। लाइक जो कैट के मार्क्स आते हैं डिफरेंट कॉलेज यूज करते हैं, या जो गेट के मार्क्स आते हैं डिफरेंट पीएसयू यूज करती हैं, इन दी सेम वे इस जो आपका एनआरए जो भी एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसके मार्क्स को डिफरेंट जिन डिपार्टमेंट को चाहिए वो यूज करेंगे। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। ओके, ये इंडिपेंडेंस डे क्योंकि 2020 का बता रहे थे, तो 2020 के स्पीच के 2-3 वर्ड थे, मैंने सोचा ये बता दो। तो आत्मनिर्भर भारत उस टाइम पे भी पीएम ने बोला था 26 जनवरी 2020 को। व्हाट इज द आत्मनिर्भर भारत? इसको कुछ लोग बोल देते हैं कि ये सेल्फ रिलायंस तो नहीं है, जैसा नेहरू जी ने किया था। तो फिर मोदी जी बोलते हैं नहीं हम आत्मनिर्भर है लेकिन हम एंटी ग्लोबलाइजेशन नहीं है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, गवर्नमेंट बोलती कुछ है मतलब कुछ बताने की कोशिश करती है। तो अगेन इन्होंने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत इज लाइक कि हम किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं होंगे बट स्टिल हम ग्लोबलाइजेशन की सपोर्ट में है। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन। उसी स्पीच में बोला था वोकल फॉर लोकल, ये तो चलो अच्छा है, हम अपने लोकल क्राफ्ट के लिए लोकल प्रोडक्ट के लिए हम थोड़ा सा वोकल रहे, इट्स गुड। देन मेक इन इंडिया तो है MII, मेक इन इंडिया टू मेक फॉर वर्ल्ड। अब मेक इन इंडिया करो फिर वर्ल्ड के लिए बनाओ। ऑन द अदर साइड यू आर सेइंग आत्मनिर्भर भारत, तो अमेरिका भी आत्मनिर्भर बनना चाहेगा, वो आपसे इंपोर्ट क्यों करेगा? तो देयर आर बहुत सारे इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस है। समझ में आ रहा है कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है? Yes, sir. ठीक है ना? अब क्योंकि इसमें डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, बस इतना समझ लो। अच्छा, ये 2 डेट के बारे में तो आपको पता होगा। एक तो हो गया 26 नवंबर 1949 एंड दूसरी है आपकी 26 जनवरी 1950। दोनों डेट में डिफरेंस बताओगे क्या क्या हुआ था? 2 महीने का ही फर्क है बस। जी कोई बताना चाहेगा तो? Question भी आया था. क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। सी अभी हम 26 जनवरी को एज 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर को और 26 जनवरी को अडॉप्ट किया था कंट्री। आप बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, इफेक्ट में 26 जनवरी 1950 आया था। हाँ देखिए, जितने भी आपके वो थे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने साइन कर दिया था और ये इनेक्ट हो गया था। बट हमने जो अडॉप्ट किया था वो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। सो कोई रीजन था कि हमने 26 जनवरी को ही क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि इनेक्ट तो हो ही गया था, तो 26 जनवरी को लेके हम इतने इमोशनल क्यों थे? ये नहीं पता आपको? सर पूर्ण स्वराज 1930। सी हाँ सुनिए, लाहौर सेशन 1929। तो ये आजादी की लड़ाई का समय चल रहा था और लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में हुआ। और उस समय लाहौर सेशन से पहले जो कांग्रेस थी या फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट के सामने कुछ अपनी डिमांड रखी और उनको 1 साल का टाइम दिया था। 1 साल का टाइम दिया था टू इम्प्लीमेंट नेहरू रिपोर्ट। टू इम्प्लीमेंट नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। क्या आई थी नेहरू रिपोर्ट, वो बाद में समझना। तो नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने 1 साल का टाइम दिया कि इम्प्लीमेंट करो। गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं, हम नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो इन्होंने 1 साल का टाइम दिया कि ठीक है हम 1 साल का आपको टाइम दे रहे हैं, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो फाइनली लाहौर सेशन 1929 1 साल का टाइम हो गया और गवर्नमेंट ने नेहरू रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं की थी। तो इसमें क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बना दिया कांग्रेस का
और उन्होंने फिर एक रेजोल्यूशन पास करा कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और हम तो एक तो उन्होंने बोला हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और उन्होंने बोला कि हम, क्योंकि ये दिसंबर 1929 की बात थी, आने वाली 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 वी विल सेलिब्रेट एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। तो ये इस डेट की है, और इस डेट को ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, रिवर रावी, रिवर रावी के बैंक पे जाके हमने जो ट्राई कलर था, फ्लैग था, उसको वहां पे होस्ट किया, और इसलिए ये डेट सिग्निफिकेंट है। और बाद में जब 26 जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की बात आई तो हमने 26 जनवरी को ही अडॉप्ट करा, क्योंकि 20 साल पहले हम ऑलरेडी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर चुके थे। तो ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो प्रपोजल था वो कहां से आया? लाहौर सेशन से। और नेहरू रिपोर्ट थी, ये नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू। एंड हु वाज मोतीलाल? द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना ये? यस सर। ठीक है, पूरी Yes, sir. नेहरू रिपोर्ट क्या थी, बाकी क्या था, सी जल्दी से इनको खत्म करते हैं। मैं मॉडर्न हिस्ट्री की आपको, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो एक ही दिन में 2-2 घंटे की 2 क्लास में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी एक बार समझा दूंगा। तो आपको ये है कि जो बेसिक एमसीक्यू आएगा आप हिट कर दोगे। तो पहले इसको कर लेते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया, इसलिए 26 जनवरी को हमने अडॉप्ट किया था। अगेन इसको छोड़ो, ये कुछ नहीं है। नाउ गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन से बनाएंगे हम 2030 तक। देखिए, कोल गैसिफिकेशन एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि आप कोयला ना निकाल के उस कोयला में आप गैस डाल देते हो, कोई केमिकल डाल देते हो, और वो कोयला गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उस गैस को ट्रैप कर लेते हो। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, फिर पॉल्यूशन भी कम देता है। तो दैट्स अ टेक्निक, कोल गैसिफिकेशन। कोयले को गैस में कन्वर्ट करके गैस को हम ट्रैप कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कोल माइनिंग से इट इज मोर इफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग। ठीक है। फाइनली नीति आयोग हैव लॉन्च एनडीसी टीआईए इंडिया कंपोनेंसी। एनडीसी क्या है? नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये इट इज एनडीसी इज अ कंपोनेंट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। एनडीसी इज अ कंपोनेंट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ये अभी क्लाइमेटोलॉजी के करंट अफेयर्स हैं, तो उसमें पेरिस एग्रीमेंट आई गई तब मैं आपको बता दूंगा। तो नीति आयोग ने क्या किया है, एनडीसी, ये एनडीसी में क्या होता है कि कोई भी देश ये बताएगा कि हम कितना अपना पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम कर रहे हैं। तो एक तो हो गया एनडीसी, दूसरा है टीआईए। टीआईए क्या है? ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। तो टीआईए में एक ये है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है। तो ये क्या करता है? ये आपको फंड दे देता है अगर आप अपने ट्रांसपोर्टेशन को ग्रीन बना रहे हैं, एफिशिएंट बना रहे हैं। तो इसका एक प्रोजेक्ट है ट्रांसपोर्ट इंडिया इनिशिएटिव फॉर एशिया, और उसको हम लिंक कर रहे हैं एनडीसी से। आई होप ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बट जस्ट मेमोराइज कि एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है जर्मनी लेड, उसका सब कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। और इंडिया, नीति आयोग ने इन दोनों को मिला के जस्ट अपनी हम इफिशिएंसी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। सर आपने एनडीसी की फुल फॉर्म क्या बताई थी? नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ओके सर। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। सी ओके यार, सी समटाइम्स मेरे सामने भी ये चैलेंज होता है कि आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ी कहानी समझा दूं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए और टाइम भी ज्यादा ना लगे, और जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ तो समझ जाना। ठीक है, तो ये 7 न्यू, इसको छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है।
नाउ नेशनल काउंसिल फॉर, तो फाइनली मैंने भी ये सुना था, तो मैंने भी यही बोला फाइनली ट्रांसजेंडर लोगों को कुछ तो चलो हमने उनका राइट दिया। तो फाइनली आफ्टर 70 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, जैसे नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन है, नेशनल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, नेशनल काउंसिल फॉर, तो बहुत सारी नेशनल काउंसिल्स हैं। नेशनल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, सेम वे वी हैव नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। तो इनके लिए हमने काउंसिल बना दी है। क्या करेगी ये? इनके लिए कैसे लॉज बने, तो इनकी कंडीशन पे रिपोर्ट देगी, इनके लिए स्कीम्स गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी, गवर्नमेंट को डिफरेंट एडवाइस करेगी। इनको अगर कोई ग्रीवांस है तो इस कमीशन के पास जा सकते हैं। तो डेफिनेटली नाउ ट्रांसजेंडर पर्सन को हम इंस्टीट्यूशनली सोशल जस्टिस देने की बात कर रहे हैं। उसके लिए हमने नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर बना दी है। किस मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में ही होगी। तो अगेन कॉमन सेंस है, इतना तो आप गैस मार ही लेते। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग, इसको छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है। सो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, देखिए अभी ये तो मैंने आपको बताया था कि जल जीवन मिशन ये गवर्नमेंट की स्कीम है, और जल जीवन मिशन में 2024 तक आपको पाइप्ड वाटर मिलेगा। बट उस पाइप्ड वाटर की क्वालिटी क्या हो, उसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक वो ड्राफ्ट तैयार किया है कि क्या क्या पैरामीटर हो। तो जस्ट एक बेसिक न्यूज है, मेन यही याद रखना है आपको, जल जीवन मिशन आपको याद रखना है। नाउ सर एक पॉइंट था ऊपर सबमरीन वाला। हाँ मैडम, छोड़ूंगा नहीं, मैं सारे पॉइंट कवर होंगे। तो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आपने कुछ नहीं किया है। चेन्नई से अंडमान निकोबार के लिए हम एक अंडर सी एक वो केबल लेके गए हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। तो ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी देगी अंडमान निकोबार के लोगों को। बेसिकली ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अंडमान एंड निकोबार इंडिया के लिए कितना क्रिटिकल है। तो ऐसा नहीं है वहां पे पॉपुलेशन, इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च कर रहे हैं, बेसिकली सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार डेवलप होगा तो वी कैन एंश्योर कि चाइना को अच्छे से चेक कर पाए। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, मतलब आप हम हाँ ये तो बता सकते हैं, वेरी क्रिटिकल है ये। स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ ये। यार ये मैंने मैप में जो पढ़ाया था ना पूरा, मैंने यस किया है सर, बोला है सर। यस, ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूट है, और ये जस्ट 150-200 किलोमीटर अंडमान निकोबार से दूर है। और चाइना की तो आप मानिए, चाइना का जितना भी एक्सपोर्ट है ऑलमोस्ट, मैं कितना बताऊं, चाइना की टोटल ट्रेड का 30% इसी इलाके से जाता है। चाइना की टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 30% यहाँ से ही जाता है। तो चाइना को तो आप बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे डेटर कर सकते हैं। yes, फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग, देखिए ये तो आपने सुना होगा, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC। तो ये 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है KVIC। सारी स्कीम्स को ये इम्प्लीमेंट करता है खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो इसने क्या किया है, एक सिल्क ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेंटर एस्टेब्लिश किया है अरुणाचल प्रदेश के दिस पर्टिकुलर विलेज में। तो जस्ट एक न्यूज है, बेसिकली ट्राइबल, ये एक ट्राइबल विलेज है, यहाँ की पॉपुलेशन ट्राइबल है। तो विलेज का नाम क्या लिखा है आपने? मैम ये है, मैं भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, CHULLYU। यस, माय pronunciation is not that good. Okay, so सहकार, ये कॉप ट्यूब, ये यूट्यूब का एक चैनल है, NCDC ने बनाया है। व्हाट इज NCDC? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये एक यूट्यूब चैनल है। नाउ कोऑपरेटिव्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े रिलेटिव है, एंड आपको भी नहीं पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस मिले हुए। आप सभी लोगों ने फंडामेंटल राइट के बारे में तो सुना है, आर्टिकल 19। Yes, sir.
आप में से कुछ लोगों ने, मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे 19 में 5-6 राइट थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस था, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था, और ये था फ्रीडम टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। बताया था मैंने आपको? हाँ सर। यस सर। यस, तो फ्रीडम टू फॉर्म ट्रेड यूनियन तो एक राइट है ही, फ्रीडम टू फॉर्म कोऑपरेटिव इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट। आप कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकते हो। आर्टिकल 19 का सब पार्ट 5 ये बोलता है। पार्ट 3 का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट ही पार्ट 3 में। उसके बाद आर्टिकल 43 डीपीएसपी का बोलता है। ये डीपीएसपी क्या होते हैं अभी तो सिर्फ इतना ही याद कर लेना, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद ये दोनों ऐड किए गए थे, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था कि कोऑपरेटिव बनाना आपका फंडामेंटल राइट है, ओरिजिनल में नहीं था। इट वाज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये इसके द्वारा ऐड किया गया था। सी ये दोनों डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट ऐड हुआ था 97। हाँ, ये दोनों ऐड हुआ था, ये दोनों ऐड हुआ था। और किस पार्ट में ऐड हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगे तो किसी पार्ट में तो ऐड करेंगे, पार्ट 9C में ऐड किया है। तो ये 1997 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से तीनों चीजें ऐड हुई थी कोऑपरेटिव के लिए। सी अभी मैं आपको क्यों मैं कोऑपरेटिव की बात में बता रहा हूं, आप यहाँ पे सुनिए। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि एक साइड है आपके कोऑपरेटिव्स लाइक अमूल, हम बोलते हैं कि एक साइड आपका प्रोड्यूसर है, जैसे एग्रीकल्चर में ले जाइए। दूसरी साइड ये आपकी कॉर्पोरेट्स है, बिग कॉर्पोरेट्स है। इन बिग कॉर्पोरेट्स के पास कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो भी है, और इन प्रोड्यूसर के पास सिर्फ इनका प्रोडक्ट है। तो नॉर्मल क्या है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को परमिट कर देंगे तो मोनोपोलीज आ जाएंगी, जैसा अभी 3 फार्म लॉ में फार्मर बोल ही रहे हैं, तो फिर एग्रीकल्चर में क्या हो जाएगा, मोनोपोलीज क्रिएट हो जाएंगी। तो हम ऐसा ना करें, कोऑपरेटिव बना दें। कोऑपरेटिव में क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व रहेगा और इन लोगों को भी ओनरशिप मिल जाएगी लाइक अमूल। सो कोऑपरेटिव एक बड़ा अच्छा वे फॉरवर्ड है बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो कोऑपरेटिव एक बीच में बहुत अच्छा एक स्वीट स्पॉट है इन दोनों के बीच में। तो कभी भी डिबेट होगी प्राइवेट सेक्टर को आने दे या ना आने दे, या सरकारी छोड़े या किसानों को ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो एक्सप्लॉइटेशन करेगा। तो उसको रोकने का एक मिडवे यू कैन से कोऑपरेटिव है, जिसमें आपको प्राइवेट सेक्टर की सारी अच्छी चीजें मिल जाती हैं और जो उसमें कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं, फार्मर ऑनर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका अमूल का अगर आप एग्जाम्पल, इसलिए अभी तो एमसीक्यू तो कोऑपरेटिव पे इतना बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन जहां पे बात आएगी ना रूरल एरिया के डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर की, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ क्रिटिकल कोऑपरेटिव्स आर। आई गेस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, सो आगे चलते हैं। अगस्त 1 सेलिब्रेट एज मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। ठीक है, अच्छी बात है। सिविल एंड एविएशन मिनिस्ट्री सेटअप इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, छोड़ो कुछ नहीं आ रहा। फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल स्टैक कंटेनर टनल बना है। जस्ट ए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कहाँ पे ये आपका बना है, अरावली हिल को इसने क्रॉस किया है, 2 लोकेशन को जोड़ता है, और ये आपका मेवात और गुरुग्राम को, तो बस 2 लोकेशन को जोड़ता है। अरावली हिल को में काट के ये टनल बनाया गया है, और ये डबल वो है, डबल डेकर है, यू कैन सी, बस इतना रखना है। और रेल पे है तो इलेक्ट्रिक ही होगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बार जगह क्या है? मेवात सुना है मैडम आपने? मेवात डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का। सी मेवात में है ना, दिल्ली एनसीआर से जितनी कारें चोरी होती है सीधी मेवात में जाती है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा वीक है, इतना स्ट्रांग नहीं है। मेवात इज काइंड ऑफ मेरठ, मतलब कार चोरी पॉइंट है, इमोशनल नहीं होना अगर कुछ लोग मेरठ। एनीवन फ्रॉम मेरठ? मेवात से है कोई? हरियाणा से मेवात कभी विजिट किया हो? नहीं हो? देखिए हमारी क्लास में सारे अर्बन एलिट ही हैं, तो रूरल बैकग्राउंड के तो बच्चे है ही नहीं। ओके
so 69 नीति आयोग लॉन्च ATL ऐप डेवलपमेंट मिशन मॉड्यूल। नाउ आपने अटल इनोवेशन मिशन सुना था, मैंने बताया होगा। यस Yes, sir. This स्कूल के mission, बच्चों का नाम। this mission was launched by नीति आयोग। तो ये गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री भी है, बट मेन इसमें नीति आयोग है, क्योंकि नीति आयोग ही थिंक टैंक है इंडिया का, और वो ही अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से डील करता है। ATL कोई बताएगा कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? और ये मैंने बताया था सर अटल टिंकरिंग लैब। टिंकरिंग लैब, Tinkering lab, अटल yes, sir. टिंकरिंग लैब। तो ये टिंकरिंग लैब हर एक स्कूल में होगी। तो वहां पे एक हम बच्चों को चैलेंज दे रहे हैं ऐप डेवलपमेंट का। तो बस यही है और कुछ नहीं है, फॉर चिल्ड्रंस। अब अटल टिंकरिंग लैब होगी तो डेफिनेटली वो स्कूल लेवल पे है, चिल्ड्रंस के लिए ही है। तो चिल्ड्रन ना भी लिखा हो तो भी आपको पता होगा, ठीक है। Yes, sir. Now PM Modi inaugurated Asia's largest solar power plant। तो 750 मेगावाट का है, रीवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इसके बाद ये होमवर्क है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बार पढ़ लेना। ये लॉन्च किया था 2015 में, और पेरिस जब एग्रीमेंट साइन हुआ था उस टाइम पे लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? इंडिया इसमें था। इंडिया ने। इंडिया अकेला नहीं था, उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, फ्रांस। आपको शायद याद हो ना हो तो इंडिया और फ्रांस के पीएम, फ्रांस के जो हेड ऑफ स्टेट थे, वो मेट्रो में बैठ के गुरुग्राम गए थे इसके हेड ऑफिस। ठीक है। आइए, इंडियन रेलवे फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज यहाँ पे हम बना रहे हैं। बड़ा लंबा केबल ब्रिज है, जम्मू एंड कश्मीर में बना रहे हैं, टू कनेक्ट कतरा एंड ये रिसाई एक इलाका है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में केबल ब्रिज बन रहा है। किस रिवर के ऊपर बन रहा है? चिनाब के ऊपर। नाउ चिनाब इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, और इंडस रिवर सिस्टम आपको पढ़ना है। इंडस एक है इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी ये 1960 में हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इसको गूगल करके ये देखना कि किसने साइन की थी, इंडिया की तरफ से कौन था, पाकिस्तान की तरफ से कौन था। और इंडस में इनकी 5 ट्रिब्यूटरी को एक बार करना। ऑल्दो मैं इसको पढ़ा चुका हूं आई गेस, बट एक बार ये होमवर्क है, इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ के आना है, ये दूसरा होमवर्क है, ठीक है। सो IWT 9060 क्या है? तो ये है इंडस वाटर ट्रीटी। अच्छा, ओ आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। सी ये वाले आज की जनरेशन की व्हाट्सएप चैट है ना, उनसे तो ये बहुत क्या कहते हैं सिंपल, तो उन लोगों ने तो नई ही लिंगुअल डेवलप कर लिया है। सो ये तो नॉर्मल सी, ये तो अब हिंदू पढ़ते हो ना, तो IWT नॉर्मल मिल जाता है। टूल किट कोड स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है, कुछ बनाया होगा, छोड़ो इसको। नाउ डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। सी अभी हमने पहले पढ़ा है ना इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इसने एक ट्रांसपोर्ट एशिया करके एक वो था, प्रोग्राम था, जो नीति आयोग ने NDC से कनेक्ट किया था, वही है। तो उसी को रिपोर्ट कर रिपीट हो रहा है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं इसको। कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया है। तो ये तो आपको पता होगा, इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक एयरपोर्ट। पता है ना, नहीं पता है? हेलो, पता है सर। यस सर, पता है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसमें, तो जस्ट अब बहुत सारे बेनिफिट होंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइटें आ जाएंगी, टूरिज्म बढ़ेगा। कहां पे है? यूपी में है, इतना याद रखना। निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम, निष्ठा विद्युत मित्रा, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है, हिंदी में है। इस सरकार ने नाम तो हिंदी में ही बहुत सारे रखे हैं, इसमें कुछ नहीं है। हु इज अ विद्युत मित्रा?
तो हमारे विलेज लेवल पे जो वुमेन है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, पंचायत लेवल पे, वो वर्क करेंगी एज अ विद्युत मित्रा। तो विद्युत मित्रा कुछ नहीं होगी, एक वुमेन होगी, उसको हमने डेजिग्नेट कर दिया एज अ विद्युत मित्रा। तो ये क्या काम करेगी, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, मीटर की रीडिंग से रिलेटेड आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कैसे बिल जमा करना है, उससे रिलेटेड इट्स काइंड ऑफ ये आपकी हेल्प करेगी। तो समझ में आया हु इज अ विद्युत मित्रा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी जी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम बड़ी वैसी लगती होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग बिल नहीं पढ़ पाते हैं, या उनको लग रहा है बिल से रिलेटेड कोई शिकायत है, किसके पास जाएं, और वो पता है बिल की। कस्टमर केयर जैसे। हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, ठीक है, कस्टमर केयर ही है। इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर, बट वी आर सेइंग कि इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है। यस सर। विद्युत मित्रा पुरुष नहीं है, वुमेन ही है। Sir, I have a question. जैसे वो the women who sit down in those stalls, उसकी भी कोई स्कीम है या something like कुछ आया है, जैसे मतलब it's just recently started? मैडम सी, नेशनल लेवल पे हुआ होगा तो डेफिनेटली कुछ स्कीम होगा, या कोई स्टेट, नेशनल लेवल पे तो स्कीम नहीं आई है, कोई स्टेट कुछ लेके आई होगी। Okay sir. ठीक है, अभी मैंने पर्टिकुलर नहीं सुना है, वो पर्टिकुलर जो भी न्यूज़ है एक बार भेज देना। नहीं सर, जैसे अगर आप गए तो अब like in some tolls like these girls or these ladies sit down now. नहीं, ऐसा तो आई डोंट थिंक कि ऐसा आप टोल पे बिठा के कैसे उनको एम्पावर कर रहे हो, ये तो आई डोंट थिंक कि ये स्कीम होगी, बट मे बी कुछ किया हो। शायद। सी, मैं भी आपको बताता हूँ, नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे अभी तक वुमेन की एंट्री नहीं है, और माना जाता है कि क्योंकि हमारे देश में यस वुमेन एक सप्रेस्ड सेक्शन है। अभी तो आप देखिए, आजकल आप सुन ही रहे होंगे, कमल हसन की पार्टी ने तमिलनाडु में बोल ही दिया है कि वो वुमेन आपका डोमेस्टिक हेल्प करती हैं, उनको पैसे देना चाहिए, उनको हम सैलरी देंगे। डेफिनेटली कि जो मेल की सैलरी है उसका कुछ पार्ट इनको मिलना चाहिए। एक आई गेस 2012 में कांग्रेस ने कमीशन भी बनाया था, आज ही द हिंदू में आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं आपको वो शेयर करूंगा, मतलब मैं सेव करके रख रहा हूँ उसको, जब आगे डिस्कशन करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड तब मैं बताऊंगा। तो उन्होंने बोला था कि 33% जो सैलरी है मेल की वो फीमेल को देनी होगी, बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जब मेल फीमेल को सैलरी देगा तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन जाएगा वो बन जाएगा एम्प्लॉयर एंड ऑनर का, मास्टर एंड सर्वेंट का, तो उनके रिलेशन को आप डिग्रेड कर रहे हो। तो कुछ लोगों ने ये भी बोला, तो कुछ एक व्यक्ति ने फनी ये भी बोल दिया कि मेल विल से कि सिंस एक वीक आप मायके रह के आए हो तो मैं सैलरी उनसे डिडक्ट कर रहा हूँ, काइंड ऑफ। सो मतलब यहाँ पे ये आर्टिकल मैं शेयर करूंगा, मेरे पास है वो, मैंने तो प्रिंट ही ले रखा है, बट मुझे थोड़ा सा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था। सो अब यहाँ पे क्या मैं बता रहा था, देखो मैं कॉन्टेक्स्ट ही भूल गया, कॉन्टेक्स्ट क्या था बताओ। सर लास्ट आपने यही बोला था कि वो वुमेन एम्पावरमेंट का एक फैसेट है निष्ठा विद्युत मित्रा। हाँ ठीक है, चलो जो भी था। सो छोड़ो चलो, इंडिया इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी डिस्कस कर चुके हैं हम, किस कैटेगरी में से था ये एक बार पढ़ लेना, एशिया पैसिफिक कैटेगरी था, और सिक्योरिटी काउंसिल का टेन्योर 2 साल के लिए होता है, इसमें 15 मेंबर है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, 5 परमानेंट मेंबर है प्लस 10 टेम्परेरी है, उन 10 में से इंडिया एक है। और ये तो फैक्ट कहीं पे भी यूज कर लेना, आउट ऑफ 192 कंट्रीज 184 कंट्रीज हैव सपोर्टेड द nomination of India, so that's a huge what I say, Supported what? इंडिया का मेंबरशिप, इंडिया का मेंबरशिप। अच्छा, वोटिंग होता है ना, में से 184 लोगों ने आपको वोट दिया है। कैन यू इमेजिन इट, ग्लोबल लेवल पे इतनी इंडिया की मेंबरशिप को लेके नॉर्मली कंसेंसस बिल्ड हो जाती है, सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है इंडिया को भेज दो, ठीक देश, तो नॉर्मली इंडिया को अच्छी खासी वोट मिल जाती है, एक बहुत बड़ी बात है। सी, एक देश में जो सरकार है ना उसको भी मेजॉरिटी वोट नहीं मिलती, और यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट इंडिया को कितना है 94-95% वोट मिल गई है, बहुत बड़ी बात है। नाउ
अर्बन फॉरेस्ट एक प्रोग्राम लॉन्च किया था ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम फुली डिजिटल जाएंगे, कुछ याद नहीं रखना है, बस ई वे बिल याद कर लेना। ये आप सबको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे प्रोग्राम एक जस्ट हैशटैग लॉन्च किया था, आई कमिट। आप किस चीज के लिए कमिट करेंगे? यू विल कमिट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी और व्हाट आई से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन एनर्जी। आई कमिट मतलब ये है कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैं सस्टेनेबली चलाऊंगा, उस चीज के लिए मैं कमिट रहूंगा और कुछ नहीं। सो गाइस आज मेरा थोड़ा सा एनर्जी लेवल लो है, आज के लिए इतना ही। 2-4-5 मिनट का टाइम है। कोई डाउट? एक सेकंड ऊपर दिखा सकते हैं फिर ऑन अभी जो आपने शीट ही शेयर कर दूंगा मैं अभी। सर मैंने लिख ही लिया था, जस्ट एक सेकंड। हाँ सर एक बार लिखा दो बस आई कमेंट वाला। अच्छा आपकी स्पीड इतनी फास्ट है, आप साइड बाय साइड लिख भी लेते हो? यस हाँ सब लिख Yes, लेता हूँ, सब नोट डाउन करते हैं। सब लिख लेता हूँ। सर ये WED क्या है आपने लिखा है? ये है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पर सर वो तो फुली डिजिटल नहीं वो तो अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम था ना सर। मैडम एक प्रोग्राम थोड़ी ना है, हर मिनिस्ट्री ने 10 प्रोग्राम लॉन्च किए होंगे। ठीक है सर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन ऑफ पावर। यस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है आपका 5 जून को। घर से आपके लिए होमवर्क है, इसका थीम याद कर लेना। और आई डोंट थिंक इस बार तो कोविड का कोई थीम ही नहीं था, बट फिर भी एक बार चेक करके देखना। क्योंकि थीम तो 1 साल पहले ही, मतलब 4-5 महीने पहले ही लॉन्च कर देते हैं कि इस बार का क्या थीम होगा। सर कुड यू प्लीज रिपीट ये आई कमिट में क्या क्या लिखा आपने? आई कमिट ये है कि एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम प्रेफर करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इमिशन कम करेंगे, तो काइंड ऑफ वही है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो क्लाइमेट के लिए जो अच्छी बातें हैं वो समहाउ कमिट करेंगे, इतना मानना। ठीक है ना? इसमें ये नहीं है कि 2 ही कमिटमेंट हो, ये ग्रीन इकोनॉमी के लिए कमिटमेंट है, बहुत ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है। यस सर ठीक है? ओके सर, थैंक यू। तो अभी आपके लिए अगर 2-4 मिनट का टाइम है, अगर किसी को डाउट पूछना है तो ऐसा ना लगे डाउट पूछना है तो। सर मिनिस्ट्री ऑफ पावर से है ना आई कमिट इनिशिएटिव? जी जी जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्लस उसमें वो ये भी है, मिनिस्ट्री एक डिपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी वाला। पावर रिन्यूएबल एनर्जी पावर ऑफ डिपार्टमेंट भी इसमें कनेक्टेड है। ओके ठीक है, तो अगेन 2-3 मिनट में हूँ अभी, तो 2-3 मिनट में अगर आपको कुछ लगता है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू मे आस्क। एक बार पॉइंट नंबर 40 देखना था प्लीज। सॉरी मैडम, तो पॉइंट नंबर 40 एक बार नोट करना था। पॉइंट नंबर 40 एक मिनट। और बाकी लोगों को कैसा चल रहा है अभी? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी लोगों की, स्पेशली जीके से रिलेटेड क्या लग रहा है? तो जीके में याद करने की प्रॉब्लम होती है, याद नहीं होता, मतलब बार मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो? नहीं सर, प्रॉब्लम होती है। हाँ सर, जैसे कुछ सिंपल करंट अफेयर्स हैं वो तो याद रह गए, बट जो थोड़े टेक्निकल हैं वो सर मतलब स्टोरी और केस रिलेटेड होते हैं वो तो फिर भी याद रह जाते हैं, बट जो फैक्चुअल होते हैं वो बहुत मुश्किल होती है याद करने में। देखिए होता क्या है कि मतलब बहुत सारी, अच्छा ठीक है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स है वो आप फॉलो कीजिए। नहीं सर मतलब मुझे बाकी चीज़ों में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्कीम्स तो बिल्कुल याद नहीं रहते। सी अभी पता है क्या है, ऐसा नहीं हो है जाता है। कि जीके को पढ़ने का अभी, चलो मैं आपको आता हूँ उसी को बताता हूँ, ये तो मैं बता दूंगा, एक मिनट बस वेट करो। ये होता क्या है कि अच्छा, तो बाकी अब किसी को ये ऐसे वाले डाउट है ना, कोई वैसे तो स्पेशलाइज्ड डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, ठीक। सबसे पहले तो बात ये, यहाँ पे अब अगले आज है 21 और ऑलमोस्ट अभी मानिए फेब को मैं गिन नहीं रहा हूँ, इस महीने में हमारे पास बचे 9-10 दिन। अब
मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोगों के पास कम से कम 5 या 6 घंटे तो 7 घंटे तो मिनिमम पढ़ ही रहे होंगे, या पढ़ना पड़ेगा या समहाउ मैनेज करना पड़ेगा। ओके, अब जीके में देखिए होता क्या है कि आप गांधी के बारे में पढ़ते हो, मैंने आपको बताया, तो गांधी जी के लिए तो वो पूरी लाइफ थी। ओके, अरे एक बच्चे के तो डाउट्स, हाँ अभी मैं बताऊंगा आपको, वो मैं डिस्कस करूंगा। सो कैसे मैं आपको समझाऊं, सी जीके इज नॉट, ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रट्टा मारनी है। ये एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है कि दे आर आस्किंग फॉर अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अदरवाइज वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आपको कोई भी एक स्कीम के बारे में पढ़ना है, अगर आपको बताएं कि वो स्कीम क्यों आ रही है, फॉर एग्जांपल जननी सुरक्षा योजना में क्या देते हैं हम, हर एक फीमेल को 5,000 रुपए देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी स्कीम है आपको। फिर आपको इसमें 5,000 रुपए रटने हैं, तो बहुत सारा फैक्चुअल स्टफ है, लेकिन अगर आप उसके रैशनल को समझेंगे ना तो आपको तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। बट अभी क्या है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमें इसको फैक्चुअली रटना होता है। अब उसको कैसे रटे, उसमें क्या है, अब क्योंकि आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि आज से पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं, तो एकदम से तुमने 20 स्कीम के बारे में सुना तो पता लग रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री इंश्योरेंस योजना सब एक जैसी लग रही है, ठीक है ना, सारे प्रधानमंत्री के बाद कुछ भी लिखा है, सब एक जैसा लग रहा है। तो कई बार ये भी फील होता है क्योंकि आपने अभी बहुत थोड़े समय में आप बहुत ज्यादा फैक्ट डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये सेम ऐसा होता है साइकोलॉजिकली, जो लोग ग्रेटर नोएडा पहली बार आते हैं या चंडीगढ़ पहली बार जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे रेड लाइट नहीं है, राउंड अबाउट ही है, सिर्फ गोल चक्कर ही है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता एक दिन में। सेम आप सभी लोगों के साथ भी यही हो रहा है कि एकदम बहुत ज्यादा आपके सामने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ गई है और वो आप कंफ्यूज उसमें हो रहे हो। इसका एक ही सॉल्यूशन है। ओके, सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप रटने की कोशिश करें, बिल्कुल रटने की कोशिश नहीं करनी है। एंड आई गारंटी ऑल्सो कि आपके पास लास्ट के 20 दिन है, जितना रटने की कोशिश करोगे उतना भूलोगे, और रटते रटते बहुत ज्यादा आपको ये लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत ओवरवेल्म हो जाओगे, मतलब आप कर नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे आज मैंने जो भी पढ़ाया, तसल्ली से बैठ के बिल्कुल अकेले एकदम सारी चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अच्छा लोकसभा ये होती है, ये है, 543 मेंबर है, ठीक है। आपको इसमें से पता चलेगा कि इसमें 20-30 फैक्चुअल पॉइंट है जिनको मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, उनके लिए एक अलग A4 शीट बना लो अलग, और वहां पे लिखो कि ये 15-20 पॉइंट है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है कि जस्ट उस पेपर को साइड में रखो, अगले दिन सुबह उठ के और बिना देखे जस्ट रिकॉल करने की कोशिश करो, रट्टा नहीं मारना है, जस्ट रिकॉल करने की कोशिश करो, अच्छा वो स्कीम ये थी, मतलब काइंड ऑफ इस तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करनी है। और फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार कि इसमें से भी मैं भूल रहा हूं, तो एक और A4 शीट बनाओ, मतलब 2 लेवल का मेमोराइज करने के लिए बनाओ, लेवल 1 रखो और एक लेवल 2। तो पहला जो बेसिक आप भूल रहे हो लेवल 1 में, बहुत छोटा छोटा सा, और उसमें से भी कोई चीज भूल रहे हो लेवल 2 में, और ये जो 2 A4 शीट है इनको डेली हर दिन में 2-3 बार इनको देखते रहो। तो फिर क्या होगा, पता है क्या होता है, जब भी हम फैक्ट मेमोराइज करते हैं ना, आई गारंटी कि आज मैंने आपको जितना बताया है ना, उसमें से 10-15% ऐसी चीजें होंगी कि जो ज्यादा परेशान करती है, और वही आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करती है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन उनमें से ही आएगा, शायद 2 क्वेश्चन आए, शायद एक भी ना आए, यस ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट वो आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देती है, आपको लगता है नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि जिन चीजों को आप ज्यादा रिपीटेडली भूल रहे हो, अलग A4 शीट बना लो, वहां पे उसको लिखो। फिर भी भूल रहे हो उनको तो कुछ मत करो, गूगल पे जाके उसकी इमेज देख लो। लोकसभा में 543 मेंबर है, कहीं पे इमेज लिखा हुआ देख लो, एक इमेज आ जाएगी उसमें 543 लिखा हुआ है। कोई पेंटिंग भूल रहे हो तो उस पेंटिंग का फोटो देख लो। तो फिर गूगल इमेजेस की हेल्प लो। कोई और चीज में कंफ्यूजन हो रहा है तो 2-3 मिनट की कोई शॉर्ट उस टॉपिक पे यूट्यूब वीडियो देख लो। तो इन सारी चीजों से आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आर्ग्यूमेंट कर देते हो।
ठीक है, तो जस्ट फिल्टर आउट कि आप किन चीजों को भूल रहे हो, उसको बार बार पढ़ें। उसमें से भी अगर कुछ चीजों को बिल्कुल याद नहीं रख रहे हैं तो एक और बार फिल्टर करें और फिर उन पे गूगल इमेज देखें, 2-3 मिनट की यूट्यूब वीडियो देख ले। सी मैं ट्राइब्स बहुत भूलता था, तो प्रैक्टिकली वॉन्ट बिलीव कि मैं आधे आधे घंटे ट्राइब्स का डांस देख रहा हूँ कि अच्छा ये ट्राइब है। उन ट्राइब के बारे में मैंने इतनी इंफॉर्मेशन जान ली कि नाम तो छोड़ो, मुझे उनके से रिलेटेड 10 पॉइंट याद है। तो 1-2 मिनट आप यूट्यूब किसी वीडियो पे डाल लें तो फिर आपको वो चीजें दिमाग में रह जाएंगी। लेकिन अगर आप एकदम से बहुत सारे फैक्ट जल्दी से रटने की कोशिश करते हैं और जितना एकदम से आप सोचे कि आज ही सारा जीके पढ़ लूंगा, नहीं होने वाला है, इट्स नॉट पॉसिबल। बट अगेन अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत ज्यादा कुछ फैक्ट आपको नहीं। अब जैसे आप ये बोल रहे हो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ही क्यों आया था, तो जस्ट इसको इसी को ही गूगल पे टाइप कर लो या यूट्यूब पे वीडियो देख लो, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 और बैकग्राउंड डाल देना, बैकग्राउंड, तो वो 1-2 मिनट में कुछ पता चल जाएगा, कुछ मसाला सब मिल जाएगा आपको, कुछ स्पाइसी सी न्यूज मिल जाएगी, तो मेमोराइज कर पाओगे। सो ये सब पे यूज नहीं करना, ये सिर्फ फिल्टर आउट करके फर्स्ट या सेकंड लेवल पे उन पे आपको यूज करना है, तो काम चल जाएगा। ओके, बताइए। थैंक यू सर। ठीक है, कुछ ऐसा कीजिए तो इसको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, जस्ट लाइटली इन सारी चीजों को लीजिए और ये हो जाएगा। ठीक है ना, जीके एकदम से किसी के लिए, सबके लिए, सारे बच्चों के लिए कंपटीशन यही है, सारे बच्चों के साथ ऐसा होगा, बट अपना, और अगर ऐसा हो सकता है तो 1-2 अगर आपका कोई अच्छा दोस्त हो, 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं, 2-3 लोगों का एक ग्रुप बना ले बस, जो सारे पढ़ने वाले, उनसे आपस में डिस्कस करके आप बातों को समझ सकते हैं कि आप उनसे पूछिए कि 10-15 क्वेश्चन मेरे से पूछो, वो आपसे पूछेंगे, 2 या 3 लोगों का ग्रुप बनाइए, एक व्हाट्सएप पे कॉल कर लो आपस में, 2-3 लोग मिलके, वीडियो कॉल पे तीनों लोग साथ बैठ जाओ, बट फिर पढ़ने के लिए बैठना, टाइम वेस्ट नहीं करना है गॉसिपिंग में। तो उस तरीके से आप कुछ कर सकते हो, तो डिस्कस करके चीजें थोड़ा ज्यादा याद रहती है। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, और वो एक स्टूडेंट के डाउट थे, मैडम आपके जो डाउट थे प्लीज बताइए क्या थे, वो आपने मैसेज भी किया था, एक बार अभी आप बता दीजिए, मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ वो क्या है। जी, मैंने पेन पैड डिटैच कर दिया तो लिख तो नहीं पाऊंगा, बट वर्बली मैं आपको बता दूंगा, बताइए क्या था। सर जी, सो ये क्लास यूट्यूब पे लाइव डली है क्या अभी? मैम यूट्यूब पे अगर लाइव नहीं भी होगी तो डेफिनेटली अपलोड हो जाएगी। ओके ठीक है। बाय टुमारो अपलोड तो हो ही जाएगी, 100% श्योर। ओके सर। ठीक है, तो आप अभी लोग अगर कुछ ऐसा है कि मतलब आपस में अगर आप कनेक्टेड हो, एक या 2-2 जने भी, तो 2 लोग आपस में ग्रुप बना सकते हैं, मतलब इट्स, अगर पहले से कनेक्टेड हैं तो। अब नई दोस्ती करने की कोशिश मत करना, किसी को जानते नहीं हो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर पहले से आप कनेक्टेड हो तो जस्ट ट्राई करके देखना कि आप जीके की एक शीट के क्वेश्चन मेरे से पूछिए, तो ऐसा कुछ वाइसा वर्सा करेंगे तो थोड़ा अच्छे से आप मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है यस सर। जी जी, बताइए So मैडम। मेरा डाउट ये है कि how important is to remember all the schedules, or like today you were talking about schedule, this tribe का thing, or schedule 8, 9, 10. आपको सारे शेड्यूल याद नहीं करने हैं, जैसा मैंने आपको बताया जीके में बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बट यू शुड रिमेम्बर, जिनको गोल्डन फैक्ट्स बोलते हैं, तो यू शुड रिमेम्बर अबाउट शेड्यूल 7 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, शेड्यूल 8 याद रखो, 2-3 शेड्यूल भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि अगर शेड्यूल पे क्वेश्चन आया तो 4 तो ऑप्शन होंगे। यस सर। ठीक है ना, तो फिर आपको अगर 3-4 भी शेड्यूल याद है, 2 भी अगर याद है मेन वाले, तो समहाउ पॉसिबिलिटी है कि आप अपना जो क्वेश्चन है उसको हिट कर देंगे। सर सब शेड्यूल में तो सबसे इंटरेस्टिंग का शेड्यूल 9 का टॉपिक है ना सर? इंटरेस्टिंग इज डिफरेंट और यस सर। डिफरेंट, ठीक है ना।
यस सर, यस सर, शेड्यूल 9 बहुत इंटरेस्टिंग है लॉ Yes, और sir. कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कैसी Yes, डिबेट sir. कैसी, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। Yes, इवन sir. आज भी डिस्प्यूटेड है वो आज तक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। यस सर, यस सर। सारा बड़ा अच्छा है, बट ये नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, अभी छोड़ दीजिए सर उसको। मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास अगर आप ये बोले ना कि सर हेल्थ सेक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, तो हेल्थ सेक्टर पे डिस्कस करने के लिए मेरे पास कम से कम, उसमें मैं आपको 15 तो इशू बता दूंगा, और कम से कम 15-20 घंटे की उसमें मैं क्लास लगा सकता हूँ। तो हर टॉपिक की आप इतना डिटेल में जा सकते हैं। ये मेरी एबिलिटी इस टाइम पे है, बट आपको ये भी तो याद रखना है कि आपका एम क्या है। यस सर, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें पढ़ना है। इसलिए बहुत सारी चीजों में मैं जस्ट आपको बोलता हूँ इतना कर लो, काम चल जाएगा। इवन एज अ टीचर मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि सिर्फ थोड़ा सा ही बता के छोड़ देना, बट अगेन इतना ये तो करना पड़ेगा। यस Because I'm having difficulty regarding like history and schedule. So. जी, ये जैसा मैंने आपको बोला कि 3-4 ही याद कर लो। आप 3-4 तो याद कर सकते हो। शेड्यूल 7 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, याद नहीं हो रहा है एक A4 शीट पे लिख लो, डेली सुबह शाम देखते रहो तो याद आ ही जाएगा। फिर भी याद नहीं आ रहा तो किसी अपने दोस्त का नाम जो ज्यादा पावरफुल हो, शेड्यूल 7 रख दो। somehow आपको कैसे भी करके जो ऐसे फैक्टर मेमोराइज तो करना पड़ेगा, हो जाता है। इतना ये नहीं है कि 10-15 बार पढ़ते हो तो हो जाता है, बट जस्ट नॉर्मली पढ़ना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। आई गेस आप सभी मैच्योर हो, रट्टाफिकेशन करते भी नहीं होगे, वो काम भी नहीं करेगा। सर आपने जो एक बार मैप्स के थ्रू ज्योग्राफी रिलेटेड फैक्ट्स की क्लास ली थी, वो ऐसी एक और ले सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया भी था कि आ गए थे एग्जाम में। हाँ, लेंगे उससे एक बार, उस क्लास को तो देख लेना अभी। सर वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन का करंट अफेयर मैंने कराया था। एक बार मैप की क्लास भी ले दूंगा, पहले 10 मिनट शीटों को खत्म करूँ। 2 शीट और बची हैं, पहले ये शीटें मुझे अभी जल्दी से खत्म करनी है, उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है। और आपकी 10 बजे से दूसरी क्लास भी है, तो आई गेस आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं फिर आप नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।